अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है शिगेलोसिस, जिसको हम कहते हैं बेसिलरी डाइजेंट्री। ठीक है, अब शिगेलोसिस से रिलेटेड जो है इन्होंने एक सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है। मैं आपको बता दूं कि ये एक सिग्निफिकेंट कॉज है सीवियर डायरियल इलनेस का। ठीक है, बच्चों में स्पेशली वर्ल्ड वाइड और पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ये एक बहुत ही हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिससे रेंज ऑफ सिम्टम्स होंगे और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो सारी हम देखेंगे। ठीक है, केस देखें इसका। 2 साल का बच्चा है, प्रेजेंस विद क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं और उसको ना ग्रॉसली ब्लडी डायरियल स्टूल है। ठीक है, जो स्टूल है उसमें इवन ब्लड जो है वो ग्रॉसली नज़र आ रहा है, ग्रॉसली ब्लडी डायरियल स्टूल हुआ है। और उसको हिस्ट्री है ब्रीफ सीजर की। ठीक है, ब्रीफ सीजर हुए हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए सीजर अटैक भी हुआ है। हाई ग्रेड का फीवर है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी ओवरऑल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इसकी नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल शिगेलोसिस का यानी बेसिलरी डाइजेंट्री का केस है। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो देखिए, जो अक्यूट डायरिया हम ऐसा कहते हैं इसमें डेफिनेशन में कि अक्यूट डायरिया एसोसिएटेड विद द ब्लड म्यूकस एंड पस सेल्स इन द स्टूल इज कॉल्ड डाइजेंट्री। ठीक है, डाइजेंट्री क्या है? अक्यूट डायरिया हुआ है विद द ब्लड म्यूकस एंड पस सेल्स इन द स्टूल। ब्लड भी है उसमें, म्यूकस भी है, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं स्टूल में, और वो अक्यूट डायरिया है, उसको डाइजेंट्री कहते हैं। और ये जो टर्म बेसिलरी डाइजेंट्री है, तो इसमें वो डाइजेंट्री जो शिगिला बेसिलाई की वजह से हो, इस बैक्टीरिया की वजह से, शिगिला की वजह से, उसको हम कहेंगे बेसिलरी डाइजेंट्री। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना जो इटियोलॉजी सबसे पहले मैं आपको थोड़ी समझाऊँ पैथोजन की, तो शिगेलोसिस जो है इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, शिगिला जीनस की वजह से। तो 4 मेन स्पीशी हैं। जीनस तो शिगिला है, स्पीशी इसकी 4 है। शिगिला वैसे खुद नॉन मोटाइल होता है और ये ग्राम नेगेटिव रॉड है। ठीक है, नेगेटिव है। और इसके 4 मेन जो स्पीशी हैं उसमें शिगिला डेजेंट्री आ जाता है, टाइप ए, शिगिला फ्लेक्सिनेरी ग्रुप बी, शिगिला बॉयडी, ठीक है, और इसके ग्रुप सी एंड शिगेला सोनी ग्रुप डी। तो डाइजेंट्री, फ्लेक्सिनेरी, बॉयडी, सोनी। अच्छा, ये डाइजेंट्री जो है ना, यही मोस्ट सीवियर फॉर्म है डिजीज़ की। इसमें मेजर एपिडेमिक होता है डाइजेंट्री टाइप 1 जो है ना, ये एक पोटेंट टॉक्सिन बनाता है जिसको हम कहते हैं शीगा टॉक्सिन। तो शीगा टॉक्सिन इसी से बनता है। ठीक है, उससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। जो फ्लेक्सिनेरी है ये भी डाइजेंट्री का कॉमन कॉज है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। बॉयडी लेस कॉमन है लेस कॉमन, लेकिन सिग्निफिकेंट इलनेस करवा सकता है। और सोनी जो है ये मोस्ट कॉमन स्पीशी है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में, यूजुअली माइल्डर और सेल्फ लिमिटिंग इलनेस करवाती है सोनी। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी को समझे। वैसे ये बैक्टीरिया है बहुत हाईली इन्फेक्शियस, यानी इतने थोड़े कि सिर्फ 10 से 100 ऑर्गेनिज्म काफ़ी होंगे कि वो ये डिज़ीज़ करवाएं। ये होती भी वही फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट है, कंटेमिनेटेड फूड, वाटर या डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, स्पेशली जो क्राउडेड इन्वायरमेंट है जैसे डे केयर सेंटर्स में। तो अब इसमें इसकी तो एपिडेमियोलॉजी है कि प्राइमरीली बच्चों में ये करवाती है डिज़ीज़, 1 से 10 साल के बच्चे, वही फीकल ओरल रूट ज़्यादा वजह है कॉमन इस एज ग्रुप में। 6 महीनों की एज में इसका पहला इन्फेक्शन रेयर है, स्पेशली अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड बेबी है, क्योंकि उतनी उसमें फीकल ओरल कंटेमिनेशन नहीं होती ना 6 महीनों के बाद, क्योंकि वीनिंग स्टार्ट होती है, सही से खाना नहीं पकाया गया, हैंड वॉश नहीं किए गए, तो उसमें ज़्यादा होती है। तो 6 महीनों से पहले इतना कॉमन नहीं है शिगेला। ह्यूमन्स इसके मेजर रिजर्वायर हैं। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर सप्लाई कॉमन सोर्स है स्प्रेड की। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना 1 से 7 दिन का होता है, यानी एवरेज हम कह लें 2 से 4 दिन जितना इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। बैक्टीरिया जाता है 2-4 दिन वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो है ना 2-4 दिन के बाद सिम्टम अपीयर होंगे। ठीक है, एवरेज 2-4 दिन या 1 से 7 दिन कर लें। तो इन्फेक्टेड पेशेंट स्पेशली जो कि एंटीबायोटिक थेरेपी रिसीव नहीं कर रहे, तो वो 1 महीने तक तकरीबन ऑर्गेनिज्म को शेड कर सकते हैं। इन्फेक्शन हुआ है किसी बच्चे को, तो उसके स्टूल में भी ये ऑर्गेनिज्म होगा, 1 महीने तक वो दूसरों को भी कर सकता है, इफेक्ट शेडिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें अब जो पैथोजेनेसिस है वो है कि शिगेला एक इन्वेजिव पैथोजन है जो कि सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, इडीमा, माइक्रो एब्सेसिस और अल्सरेशन विथ ब्लीडिंग, जिसमें भी ये सारी चीज़ें कॉलन में ज़्यादा होती हैं। कॉलन इज सिवियरली अफेक्टेड इन शिगेला है। वैसे इसकी पैथोजेनेसिस कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। ठीक है, होस्ट की डिफेंस को ये ओवरकम कर देगा, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में जाके इन्वेड करके वहाँ इन्फ्लामेटरी डिजीज़ करवाएगा, जिसको हम बेसिलरी डाइजेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इन डेप्थ इसकी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की पैथोजेनेसिस है, उसमें हम इतना डीप नहीं जाएंगे। आप बस याद रखें ओरल इंजेक्शन होती है,
फिर ये इंटेस्टाइनल बैरियर को जो है इन्वेड करेगा, वहाँ पे ना इन्फ्लामेटरी कास्केड चलता है और एपिथेलियल इन्वेजन होती है, यानी मैक्रोफेजेस आके पूरा इंटेस्टाइन वगैरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, हमारे इम्यून सेल्स जाएंगे उसको, तो सेल टू सेल स्प्रेड और अल्सरेशंस भी होंगी। एपिथेलियल सेल के अंदर गया है शिगेला, वहाँ पे रहेगा नहीं, वहाँ पे इन्वेजिव स्ट्रेटजी करेगा। डायरेक्ट सेल टू सेल स्प्रेड भी होता है इसका, म्यूकोजल अल्सरेशन होगी। और शीगा टॉक्सिन का भी इसमें रोल है, जो कि मैंने बताया कि इसका शिगेला डाइजेंट्रिया में शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। ये एक्चुअली ना प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, इसका ए सब यूनिट होता है, 5 बी सब यूनिट्स होते हैं। बी सब यूनिट वो ग्लाइकोलिपिड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जो कि हमारे बहुत सी जो है सरफेसेस पे होते हैं, हमारे ही एंडोथेलियल सेल्स पे होते हैं ग्लाइकोलिपिड रिसेप्टर GB3, हमारी एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे, किडनीज एंड ब्रेन, इनकी ब्लड वेसल पे, तो वहाँ पे शीगा बाइंड करता है। तो एक बार बाइंड करेगा तो टॉक्सिन अंदर चला जाएगा, ए सब यूनिट वहाँ रिलीज़ होगा होस्ट के राइबोसोम में, वहाँ RNA की क्लीवेज होगी, इरिवर्सिबल डैमेज होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हार्ट होगी, सेल डेथ होगी। तो इस टॉक्सिन का एक्शन जो है ना हमारी किडनी की एंडोथेलियल सेल्स पे ये हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम करवाएगा, जिसमें माइक्रोवास्कुलर डैमेज, प्लेटलेट की एग्रीगेशन और किडनी फेलियर होगा। और सिस्टेमिक सिम्टम्स जो हैं वो सीवियर शिगिलोसिस में भी नज़र आएंगे, बाकी ऑर्गन्स को अगर इसने अफेक्ट किया। तो बहुत सी कॉम्प्लेक्स सी इसकी पैथोजेनेसिस है। इतना भी अगर आप याद रखते हैं कि ये बस इन्वेड करेगा, सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, इन्फ्लामेशन करवा के माइक्रो एडिमा, माइक्रो एब्सेस, अल्सरेट करेगा, ब्लीडिंग, जिसमें भी कॉलन में ये ज़्यादा कराता है डिजीज़, कॉलन इज सिवियरली अफेक्टेड। ठीक है, तो इसकी मल्टी स्टेप इन्वेजन स्ट्रैटेजी है कि गैस्ट्रिक एसिड को भी इसने सबसे पहले सर्वाइव कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका इन्फेक्शियस डोज लो है, 10 से 100 ऑर्गेनिज्म भी होंगे तो काफ़ी होंगे, डिजीज़ करवाएंगे। और स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में, हार्श इन्वायरमेंट में भी ये लायक है कि ये सर्वाइव कर जाता है। तो वहाँ से नीचे पास करेगा इंटेस्टाइन, वहाँ पे वाटरी डायरिया वगैरह इनिशियल फेज चलेगा, फिर ज़्यादा मेन टारगेट याद रखिए इसका कॉलन ही है। फिर इसने वहाँ पे ट्रांससाइटोसिस की M सेल्स के थ्रू उनको टारगेट करके, फिर वहाँ पे इन्फ्लामेटरी जो है पायरोप्टोसिस जो है मैक्रोफेजेस में इंड्यूस करवाई, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हाईजैक किया, रैपिड एपिथेलियल इन्वेजन, सेल टू सेल स्प्रेड हुआ और टॉक्सिन जैसे शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करके फिर सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस करवाई। ठीक है, अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? शिगेला में इसका ऑनसेट जो होता है ना, याद रखिए एब्रप्ट होता है, अचानक से। वैसे बच्चों में जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बताया 1 से 4 दिन है, लेकिन वैरी भी कर सकता है। वाटरी डायरिया से लेके इसके क्लासिक जो ब्लडी डाइजेंट्री होगी, इस तरह के सिम्टम्स हो गए। तो इनिशियली सिम्टम्स में बच्चे को जो है बुखार होगा, हाई ग्रेड का फीवर होगा, पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प, और वाटरी किस्म के नॉन ब्लडी फिलहाल डायरिया होंगे। ठीक है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, अर्जेंसी, टिनेस्मस। ठीक है, टिनेस्मस होता है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ऐसे लगेगा कि अभी जो है वो स्टूल पास करना है लेकिन वो पास नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। मलेज, नॉन लोकलाइज्ड लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी नॉन लोकलाइज्ड। ठीक है, तो टेम्परेचर इसका कितना है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 40 डिग्री जितना, लास्टिंग फॉर 1 to 3 days। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर होगा। और फिर इसमें होता क्या है, फिर डाइजेंट्री की तरफ अब प्रोग्रेस करेगा। 1 से 3 दिन के बाद डायरिया अब फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, हो फ्रीक्वेंटली रहा है डायरिया, वॉल्यूम कम है और उसमें विजिबल ब्लड नज़र आएगा, म्यूकस नज़र आएगा। ये इसका बेसिकली डाइजेंट्री का हाल मार्क है। ठीक है, बच्चे को टिनेस्मस होगा, या जो कि पेनफुल क्रैम्पिंग होती है, और इनफेक्टिव अर्ज टू डिफिकेट, यानी सही से डिफिकेट नहीं कर पा रहा, पेनफुल क्रैम्पिंग एंड इनफेक्टिव अर्ज टू डिफिकेट को हम कहते हैं टिनेस्मस। तो वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन भी होगी, वाटरी और म्यूकोइड स्टूल में ब्लड होगा। फिर सिस्टेमिक सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि इस इन्फेक्शन की इन्वेजिव नेचर है ना, तो बच्चा बीमार हो जाएगा, एनोरेक्सिया होगा, लेथार्जी, मलेज, वॉमिटिंग। ठीक है, तो इसके सिस्टेमिक सिम्टम। एंड लास्ट बात याद रखिएगा, इसमें ना न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी होते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, हाई फीवर है 104, तो उससे फिब्राइल सीजर्स होते हैं, जो कि यंग बच्चों में हमें पता है, हम न्यूरोलॉजी में भी पढ़ेंगे, फिब्राइल सीजर्स, बुखार वाले झटके जिसको कहते हैं। तो उस हाई फीवर की वजह से उसको फिब्राइल सीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो शिगिलोसिस प्रेजेंट लाइक CNS डिजीज़, जैसे मेनिंजाइटिस। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि बच्चे को मेनिंजाइटिस है, पार्टिकुलरली क्योंकि देखिए ना बच्चे को क्या हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, साथ में अगर सीजर्स भी हो रहे हैं, तो लगे ऐसे रहा ये तो मेनिंजाइटिस का बच्चा है। तो CNS की डिजीज़ की तरह हमें लगेगा, है GIT का मतलब। ठीक है, लेथार्जी, नेक रिजिडिटी,
अच्छा 30% बच्चों को सीजर्स भी होते हैं, जैसे शिगेला गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ, जो मैंने आपको बताया बुखार वाले झटके, क्योंकि 104 से ज़्यादा है फीवर। 3-7 दिन तक इन बच्चों के सिम्टम्स लास्ट करते हैं। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब जो है इसको हमें डायग्नोज करना है, तो उसकी डायग्नोसिस जो है हम क्लिनिकल सस्पिशन और लैब के कॉम्बिनेशन से करते हैं। बच्चे को बुखार है, ब्लडी म्यूकोइड डायरिया हो रहा है, स्पेशली इंडेमिक एरिया में या जहाँ पे आउटब्रेक हुआ है शिगेलोसिस का, तो वहाँ पे तो हम स्ट्रांगली सस्पेक्ट करेंगे कि भाई ये शिगेलोसिस है। स्टूल की भी एग्जामिनेशन की जाती है। माइक्रोस्कोपी में हमें स्टूल में आरबीसी मिलेंगे, ठीक है, ब्लड सेल्स मिल रहे हैं स्टूल में, वाइट ब्लड सेल्स मिल रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स, तो मतलब इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन हुआ है। गोल्ड स्टैंडर्ड इसकी डायग्नोसिस का वही स्टूल कल्चर है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड। और स्टूल का सैंपल लेके आइसोलेट करके शिगेला को आइडेंटिफाई करेंगे और उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट। पीसीआर भी किया जाता है उसके शीगा टॉक्सिन के जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये भी एक टेस्ट है, ठीक है। तो स्टूल एग्जामिनेशन में ल्यूकोसाइट्स मिल रहे हैं, पस सेल और आरबीसी। सीबीसी करेंगे तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस भी मिल सकता है विद शिफ्ट टू लेफ्ट। वो बच्चे जो कि टॉक्सिक अपीयर हो रहे हैं तो उनमें ब्लड कल्चर भी हमें पॉजिटिव मिल सकता है। बाकी वैसे स्टूल कल्चर के ही ज़रिए डायग्नोसिस होती है। स्टूल कल्चर आपने याद रखना है, इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो डायग्नोसिस इज कन्फर्म बाय स्टूल कल्चर आइसोलेटिंग द शिगेला बाय स्टूल कल्चर, ठीक है। तो ये कल्चर इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, ऐसी पिक्चर मिल रही है आपको, तो आप और क्या कह सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ है। उसमें आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, वही ब्लडी डायरिया के साथ वो भी प्रेजेंट कर सकती है। दूसरा इंट्यूससेप्शन, तो ब्लडी डायरिया भी क्योंकि दोनों में होते हैं, आईबीडी में भी होता है अल्सरेशन वगैरह, क्योंकि इंट्यूससेप्शन में भी टेलीस्कोपिंग की वजह से जो है करंट जेली स्टूल पास होता है ना। दूसरा एब्डोमिनल पेन, आईबीडी में भी रिकरेंट या क्रोनिक पेन रहता है बच्चे को। इंट्यूससेप्शन में इंटरमिटेंट सीवियर कॉलिकी पेन होगा, आएगा जाएगा वेव्स में। बुखार भी है दोनों में, आईबीडी में फ्लेयर अप्स होते हैं बुखार के, यहाँ पर जो है इंट्यूससेप्शन में बॉवल अगर नेक्रोसिस हो जाए, परफोरेशन या सेप्सिस, तो फिर उसमें भी फीवर होता है। और वॉमिटिंग की बात करें तो क्रोहन में वैसे ज़्यादा होती है वॉमिटिंग, यहाँ पर नॉन बिलियस वॉमिटिंग हो सकती है अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोग्रेस कर गई तो, ठीक है। तो ये दो हमारे डिफरेंशियल, इंट्यूससेप्शन एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। अब मैनेजमेंट क्या है, हम किस तरह मैनेज करें इसको, शिगेलोसिस को। सबसे पहले तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट बाय यूजिंग द ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस तो इसने नहीं एक्सप्लेन की, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको पहले बता देती हूँ कि वो स्पेशल बच्चे जो कि स्पेशली मेल नरिश होते हैं ना, वो शिगेलोसिस के कॉम्प्लिकेशन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है। तो उसमें पहली बात यही डिहाइड्रेशन हो जाती है। डायरिया चल रहा है ना, है वैसे नॉन वॉल्यूमिनस है, कोलेरा की तरह नहीं है इतने वॉल्यूमिनस, लेकिन फ्रीक्वेंट बावल मूवमेंट्स हो रही हैं और वॉमिटिंग हो रही है, तो उससे भी तो बच्चे को डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन। अगली कॉम्प्लिकेशन इसमें मैंने कहा एक लाइफ थ्रेटनिंग, रेयर लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जो शिगेला डायसेंट्री टाइप 1 से होती है, वो है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, जिसमें ब्लड वेसल डैमेज होती है, किडनी फेलियर, लो प्लेटिलेट काउंट एंड आरबीसी की डिस्ट्रक्शन। एक और है सीजर्स, तो सीजर्स मैंने आपको बताया फेब्राइल सीजर इसमें कॉमन है। टॉक्सिक एन्सेफेलोपैथी भी हो सकती है सीवियर केसेस में, डेलीरियम, हेलुसिनेशन या कोमा में जा सकता है। टॉक्सिक मेगाकोलन भी इसमें कॉम्प्लिकेशन है रेयर लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन। कॉलन इन्फ्लेम हो जाता है बहुत ज़्यादा सिवियरली और डिस्टेंड हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियली, तो उससे परफोरेशन हो सकती है कॉलन की और पेरिटोनाइटिस। तो टॉक्सिक मेगाकोलन। रेक्टल प्रोलैप्स मैंने बताया, बच्चे को बहुत ज़्यादा टेनेस्मस भी है, वो जोर लगा रहा है, स्ट्रेनिंग कर रहा है, रेक्टम प्रोट्रूड करके आ जाएगा, तो प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स। और मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, डैमेज है ना इंटेस्टाइन वगैरह, तो मेल न्यूट्रिशन। अब ट्रीट कैसे करना, ये सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन हुई। ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि शिगेलोसिस की मैनेजमेंट सपोर्टिव केयर है और बहुत से केसेस में एंटीबायोटिक। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट कॉर्नर स्टोन है ट्रीटमेंट का, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट। ORS सॉल्यूशन देते हैं ताकि बच्चे की डिहाइड्रेशन ट्रीट हो और प्रिवेंट हो। सीवियर केस है, अगर साइंस ऑफ शॉक भी आपको अगर मिल रहे हैं तो उसमें फिर हम उसको IV फ्लूइड, रिंगर, लैक्टेट वगैरह रैपिड रिहाइड्रेशन के लिए लगाएंगे। बाकी जो है इसमें सिंगल लार्ज डोज ना विटामिन A का शिगेलोसिस की सीवियरिटी को कम करता है, ठीक है। तो हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट सिंगल लार्ज डोज विटामिन A का देंगे। जिंक भी मैंने आपको बताया डायरिया में इफेक्टिव होता है। 20 मिलीग्राम जितना एलिमेंटल जिंक 14 दिन तक बच्चे को दें तो उसकी डायरिया की ड्यूरेशन कम होगी, वेट गेन इम्प्रूव होगा, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होगा, डायरियल डिजीज़ कम होगी अगले 6 मंथ में इन द मैलनरिश्ड चाइल्ड। ऑल एंटीबायोटिक आर गिवन फॉर 5 days।
ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम 5 दिन तक देंगे। इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स कैसे हैं, कौन से हैं? एंटीबायोटिक वैसे शिगेला इन्फेक्शन जो है ना खुद ही सही हो जाता है। एंटीबायोटिक ना हम सीवियर डिजीज़ में या फीवर है या ब्लडी डायरिया है या फिर अगर टॉक्सिसिटी के सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के साइन है तो उसमें एंटीबायोटिक देंगे। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस भी कम होगी उससे, कॉम्प्लिकेशन और ट्रांसमिशन भी। लेकिन हाँ रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस भी आजकल एक प्रॉब्लम है, तो उससे कल्चर और सेंसिटिविटी क्रिटिकल हो सकती है। तो कॉमन एंटीबायोटिक हम सेफ्ट्राएक्सोन, सेफिक्सीन, एजिथ्रोमाइसिन यही देते हैं। तो यहाँ पे भी देखें सेफिक्सीन, क्लोरामफेनिकोल और एजिथ्रोमाइसिन। तो आप सेफ्ट्राएक्सोन दे दें 50 मिलीग्राम के हिसाब से पर केजी पर 24 आवर एज अ सिंगल डेली डोज IV या IM, या ओरल थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो सेफिक्सीन है 8 मिलीग्राम पर केजी पर 24 आवर डिवाइड करके देंगे 12 से 24 घंटों में। या नेलिडिक्सिक एसिड, ठीक है, नेलिडिक्सिक एसिड जो है 55 मिलीग्राम पर केजी पर 24 आवर, ये भी हम 4 टाइम डेली ओरली डिवाइड करके दे सकते हैं। या मैक्रोलाइड में एजिथ्रोमाइसिन 12 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पर 24 आवर ओरली पहले दिन, फिर 6 मिलीग्राम पहले 12, फिर 6 मिलीग्राम अगले 4 दिन, तो 5 दिन तक एजिथ्रो। या फिर आप इवन सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है फ्लोरोक्विनोलोन, ये भी 20 to 30 mg पर केजी पर 24 आवर 2 डोजेस में डिवाइड करके दे सकते हैं, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है अकॉर्डिंग टू WHO। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन ज़्यादा अच्छी है शिगेलोसिस बैसिलरी डाइजेंट्री में, ठीक है, ब्लडी डायरिया के लिए अकॉर्डिंग टू WHO। अब आती है प्रिवेंशन, कैसे बच्चों को जो है बचाया जाए। तो अच्छा, एक और इसमें मैनेजमेंट में याद रखिएगा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बच्चे में कंटिन्यू फीडिंग रखनी है ताकि इंटेस्टाइनल हीलिंग अच्छी हो, हेल्प हो, उसको मेल न्यूट्रिशन ना हो। और लोपिरामाइड जैसी ड्रग्स कभी भी नहीं देनी डायजेंट्री में, ब्लडी डायरिया में कभी भी नहीं देते, इमोडियम वगैरह एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, क्योंकि उससे इलनेस और प्रोलॉन्ग होगी और सीवियर कॉम्प्लिकेशन होंगी, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है, ठीक है। जिंक सप्लीमेंटेशन WHO रिकमेंड करता है, वो मैंने आपको बता दिया, और विटामिन A वगैरह भी हम देते हैं। तो प्रिवेंशन यही है कि शिगेलोसिस में प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग इंकरेज किया जाए ताकि बच्चों को ना हो शिगेलोसिस, ताकि इम्यूनिटी भी इसकी बिल्ड हो बच्चों की। हैंड वॉशिंग, स्पेशली डिफिकेशन के बाद हैंड वॉशिंग, और खाना पकाने से पहले और खाने खिलाने से या खाने से भी पहले हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, प्रॉपर जो है वाटर और सीवेज का ट्रीटमेंट जो है इंश्योर होना चाहिए। प्रोग्नोसिस कैसी है? एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। अगर पहली चीज़ जो थी डिहाइड्रेशन को अगर हम करेक्ट कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं एडिक्वेट फ्लूइड थेरेपी से, तो अच्छा है इस प्रोग्नोसिस। वैसे वेरी यंग में इसका मोर्टेलिटी रेट हाई है। मेल नरिश इन्फेंट जिनको फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी नहीं मिल रही, तो उसमें जो है मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। एंटीबायोटिक से बैक्टीरियोलॉजी क्योर हो जाता है 48 आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट में ही। 80% केसेस में बच्चे को एंटीबायोटिक लगे और बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये इसकी हो गई प्रोग्नोसिस। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक है परसिस्टेंट डायरिया।